एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं अच्छे से? वेरी गुड। तो फटाफट से ये चैप्टर फिनिश होगा। इसके साथ ये चैप्टर देखो, इस चैप्टर से आपके सीनियर बैच के बच्चों ने एक बार भी मेरे से ना रिवीजन लिया है ना क्वेश्चन, ना गलत हुए हैं क्वेश्चन। गलत भी नहीं होते, इनकरेक्ट में भी मैंने नहीं देखा कि किसने मुझे कितने बोन्स और मसल्स से रिलेटेड इनकरेक्ट क्वेश्चन दिया हो। फ्रॉम डे वन, जब से वो दिसंबर जनवरी के बाद से पेपर दे रहे हैं, तब से उन्होंने ना पार्ट टेस्ट में कभी इस क्वेश्चन से गलती की है, नहीं फुल टेस्ट में। उसी तरीके से आपकी भी प्रिपरेशन होनी चाहिए एग्जाम। अब आपको, आप डॉक्टर बनने वाले हो आगे जाके, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 206 बोन्स हैं, तो उसको आप कैसे कह रहे हो कि वो 206 है। आप यूं खड़े खड़े किसी को गिना सकते हो कि आपकी बॉडी में 206 बोन कहाँ कहाँ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दैट्स वाई मैंने कल होमवर्क दिया था। ओके, क्लियर है? कोई क्वेरी है किसी की? फिर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। फोर लिम्ब को क्लियर कैलकुलेट करना, क्योंकि बोन्स कैलकुलेट नहीं की थी, बस सिर्फ हम लोगों ने ऐसे देख लिया था नंबर्स ऑफ बोन्स। अब हम जो आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो एक्स एक्सिलरी स्केलेटन से जुड़ा हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ आपको दिखता है सेंट्रल एक्सिस से अवे साइड में, जो मूव कर सकता है, दैट पोर्शन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। और आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट होगा कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स और दो गर्डल्स आते हैं। दोनों लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, एंड अपर गर्डल एंड लोअर गर्डल, ये उसके अंदर आते हैं। फिर एक आप कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दी कि ईच लिम्स हैज 30 बोन्स, तो 30 इंटू 4, अपना कैलकुलेशन यहीं पे हो गया है। 126 बोन्स रिमेनिंग रह गई थी, उसमें 120 बोन्स हमारे लिम्स में प्रेजेंट हैं, टोटल 4 लिम्स में प्रेजेंट है, क्लियर। एंड देन हमारे पास बचती है सिर्फ 6 बोन, जो कि 4 बोन्स है पेल्विक में, सॉरी पेक्टोरल में। देन रिमेनिंग बचा 2 बोन्स है पेल्विक गर्दन में। तो इन सबको आप प्लस करो तो आराम से आपके पास क्या हो रहा है, कैलकुलेशन 126 बोन्स का है। इन कभी भी इन कैलकुलेशन में आपको खुद से फ्यूज्ड बोन के नंबर्स ऐड नहीं कर रहे हैं। जब तक 206 का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, गो फॉर इट, 80 प्लस 126। ओके, क्लियर? चलो, अब ये कह रहे हैं कि फोर लिम्ब में ह्यूमरस जो है, जो आपके शोल्डर से अटैच्ड बोन है, दैट इज द ह्यूमरस बोन। सॉरी, फोर लिम्ब लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। फोर लिम्ब में ह्यूमरस, करेक्ट है, क्लियर। ह्यूमरस के बारे में है यहाँ पे, मुझे लगा मैंने। तो फोर लिम्ब में जो अपर पोर्शन पे आपको दिख रहा है, दैट इज ह्यूमरस। और जो आपको कोहनी कोहनी बोलते हो ना, जहाँ से मूवमेंट हो रहा है, उसके आगे जो बोन है, उसमें दो लंबी लंबी बोन है। जो आप इस तरीके से हाथ को घुमाते हो ना, आप आगे की तरफ अपने रिस्ट को, कोहनी को स्टैटिक रख के और रिस्ट को घुमा रहे हो। अभी ज्वाइंट से पढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ज्वाइंट वर्क कर रहे हैं। तो आप आगे वाले आधे हाथ को आप ऊपर नीचे घुमा रहे हो, उसमें दो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, दैट इज रेडियस एंड अल्ना। फिर कार्पल कार्पल हो जाता है आपका रिस्ट बोन। कॉमन नेम भी याद रखना, ये पूछा जाता है। रिस्ट बोन कार्पल से नहीं आया, रिस्ट बोन से आया, तो 8 इन नंबर। मेटाकार्पल पाम बोन, जो आपको यहाँ पे पाम में दिख रही है, हथेली, हाथ की हथेली, दैट इज 5 इन नंबर। एंड देन आपका स्टार्ट हो जाता है फैलेंजेस, क्लियर। फैलेंजेस का फॉर्मूला है, जैसे डेंटल फॉर्मूला होता है, वैसे ही फैलेंजेस का फॉर्मूला है 2 3 3 3। ओके, समझ में आ रहा है कैसे हुआ? आप अंगूठे को देखो, अंगूठा आपका जहां से अटैच है, जहां से पाम में अटैच है, उसके बाद उसको बीच में एक एक जगह से ही सिर्फ आप मोड़ सकते हो। तब आप जरा ऑब्जर्व करना, एक जगह से सिर्फ उसको बेंड कर सकते हो ना। तो एक उसके ऊपर वाला पोर्शन हो गया, एक उसके नीचे वाला पोर्शन, तो कितनी फैलेंजेस हुई? 2। कहाँ पे? थंब में। इज इट क्लियर? करके देखा क्या सबने? किया सबने? वेरी गुड।
तो 2 phalanges। नाउ आप रिमेनिंग अपनी फिंगर को देखो, जहां से वो पाम में अटैच है उसके बाद एक जगह से और 2 जगह से आप उसको बेंड कर सकते हो। नेल्स के नीचे से एक बेंड है, मतलब जहां से वो मुड़ रही है, तोड़ना मत तुम लोग, धीरे धीरे करके बस ऑब्जर्व करो, ठीक है। वहां से बेंड हो रहा है। फिर एक नीचे देखो, जहां से आप हड्डियां फुटकाते हो, उंगली फुटकाते हो ना, बहुत टेंशन में कोई रहता है बैठे बैठे हड्डियां फुटकाते फुटकाते रहते हैं, तो वो क्या हो रहा है, इन्हीं बेंड्स के बीच में से आवाज आती है। तो कितने हो गए, 1 2 एंड 3, क्लियर। तो 1 2 एंड 3, उसके आगे जहां से बेंड होता है, जहां पे आपकी नेल्स प्रेजेंट है, वो हो गया थर्ड, एंड फिर आपका पाम की तरफ फर्स्ट एंड बीच में सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इज इट क्लियर? और ऐसे ही आपके रिमेनिंग ऑल फिंगर में प्रेजेंट है। तो 2 3 3 3 टोटल कितना हो गया, 3 4 12 प्लस 2 14 phalanges। कोई डाउट, कोई शक? बताओ, फास्ट बताओ। इज इट क्लियर? सब बताओ बेटा, सब बताओ फटाफट। कुछ नहीं है ये चैप्टर, बहुत इजी। इसमें सारे आपको जॉइंट्स और सारी बोन्स बस याद रखनी है। क्वेश्चन रेडी रहता है ऑलवेज, आपको गिफ्ट में मार्क्स मिलते रहेंगे। ओके बच्चा, क्लियर? तो मेटाकार्पल आपके पाम बोन्स होगी, कार्पल आपकी रिस्ट बोन हो गई। देखो एनसीईआरटी का इमेज है, कार्पल्स आपकी रिस्ट बोन हो गई, मेटाकार्पल आपकी पाम बोन हो गई, पैलेंजेस आपकी फिंगर बोन्स हो गई। इसका फॉर्मूला देखो, इस साइड से ऐसे लिख लो, 2 3 3 3 3 टोटल पैलेंजेस 14। इतना आप एनसीईआरटी के इमेज में लिखो। मेटाकार्पल 1 2 3 4 5। कार्पल अब यहाँ पे दिख नहीं सकता आपको पूरा, एक बड़ी इमेज कभी दिखाएंगे, अभी तो ऐड करना भूल गया। तो 8। इज इट क्लियर बच्चों? रेडियसल्ना 1 1, ह्यूमरस 1, स्कैपुला पे अभी बाद में आता। कितना क्लियर हुआ? टोटल कितनी हो गई? इसको पहले 15 15 5 आपका हो गया 20 28 29 30। 30 बोन्स हो गई। लिखो बेटा, एनसीईआरटी में लिखो, नंबर ऑफ बोन्स वहीं पे लिखो, सबके प्रैक्टिस में लिखो नंबर ऑफ बोन्स। कंप्लीट करो इसको और रिप्लाई करो, सबका होगा 30। 30 बोन्स हो गए, वेरी गुड। क्लियर है? लिख लिया, एनसीईआरटी में लिखा, एनसीईआरटी की इमेज ही आएगी क्वेश्चन में, कुछ रटना नहीं है। बोन्स हैं, कौन से कनेक्टिव टिश्यू हमें मसल्स काउंट करने वहां बैठ के। ओके, क्लियर है बच्चों? क्लियर? चलो आगे बढ़े। मनाली तुम वेटिंग रूम में कब से थे? तुमने कुछ सुना अभी तक के लेक्चर का? 10 मिनट से। ओके, जैसे लॉक किया, अनलॉक किया होगा उसी टाइम तुम रही होगी, तुम एंटर नहीं कर पाई होगी। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग का देख लेना तो रिकॉर्डेड। हम रिपीट भी कर देते हैं। हमने काउंट करना बताया फैलेंजेस को, फैलेंजेस का फॉर्मूला बताया 2 3 3 3 3। जो आपकी थंब को छोड़ के बाकी 4 फिंगर्स है, उसमें आप 2 जगह से बेंड कर रहे हो, तो टोटल बोन्स कितनी है फैलेंजेस में? 3 3। हर फिंगर में 3 है एक्सेप्ट थंब, थंब में 2 है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 3 3 3 3 इज इक्वल टू 14 फैलेंजेस। कार्पल कह रहे हैं किसको? रिस्ट बोन को। मेटाकार्पल पाम बोन को।
एंड जो आपकी गर्डल से अटैच्ड होगी वो ह्यूमरस होगी, नीचे की साइड अल्ना और रेडियस। अभी इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे बाद में, अभी बस एकदम जो बोन्स के बारे में लिखना है आपको काउंट करके, वो सब चीजें आप नोट। ओके, तो ये तो हो गया आपका फोर लिम्ब का। और इसी तरीके से एक हो गया तो दूसरे हाथ के भी सेम बोन्स रहेंगे, सेम स्ट्रक्चर है। क्लियर? फिर मैंने कल बताया था ह्यूमरस को, अगर आप ह्यूमरस को सिर्फ डिवाइड करोगे तो ह्यूमरस के पास हेड है, ह्यूमरस के पास हेड है, टैफ्ट है जो लॉन्ग इलोंगेटेड पोर्शन है, एंड ट्रोक्लिया है। ये नेम आपको लिख लेना है इसी तरह। ट्रोक्लिया इज अटैच्ड टुवर्ड्स द, जिससे रेडियस और अल्ना अटैच्ड है, जो ज्वाइंट बनाएगा। ज्वाइंट पढ़ाएंगे तो ज्वाइंट में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, इससे हम फाइल की तरह ओपन क्लोज, जैसे बुक को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, उस तरीके से हम अपने हाथ को ऊपर के साइड मोड़ते हैं और ओपन। तो हेड हो गया, शेफ्ट हो गया, ट्रोक्लिया। क्लियर? नीचे के साइड आ रहे हैं तो रेडियस एंड अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। अब गर्डल वाले पोर्शन को देख लेते हैं जरा। ठीक है, पहले गर्डल को पोर्शन को देखते हैं, उसके बाद वापस बोन्स से एक बार पैरों की बोन को देखते हुए फिर पेल्विक गर्डल को देखेंगे। ठीक है, पैक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। तो अपर लिम्स किससे अटैच होंगे? पैक्टोरल गर्डल। Pectoral and pelvic girdles bones help in the articulation of the upper and the lower limbs respectively with the axial skeleton. What it means कि axial skeleton अगर A है और appendicular skeleton अगर B है, तो एक को B से जोड़ने के लिए जो बोन्स बीच में है वही क्या है? गर्डल्स है। C अगर हम माने तो C आर द गर्डल्स। इज इट क्लियर? अपर में होगा एक, मतलब अपर में दो है दोनों कंधों की तरफ, एंड लोअर में एक होगा, सेंटर में पेल्विक एंड अपर में पेक्टोरल। ये स्ट्रक्चर भी बना लोगे तो ध्यान रहेगा। तो पेक्टोरल गर्डल अपने पास 2 है और पेल्विक गर्डल 1 है। अब आते देखते हैं। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ। हर गर्डल 2 हाफ से बना हुआ है। ओके, क्लियर है। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लैविकल एंड अ स्कैपुला। 2 पोर्शन में है ना, क्लियर? इसलिए लिख रहा है। अब इसका हाफ क्या होगा? इसका हाफ ये है, इसका हाफ ये है। यहाँ पे अगर हाफ की बात करोगे तो ये आपस में अभी आएंगे जब इस पे तब बताएंगे। यहाँ पे ज्वाइंट बोन्स है, क्लियर? तो एक हाफ ये हो जाएगा, एक हाफ ये हो जाएगा, लेकिन ये टोटल 1 पेल्विक गर्डल में आता है। और ये पेक्टोरल गर्डल, क्योंकि बीच में आपका शोल्डर वाला पूरा पोर्शन है, कंधा जिसको आप कहते हो, ये वाली पूरी बोन्स जा रही है। क्लियर? तो ये पूरा स्कैपुला, क्लैविकल जो आगे की तरफ रहेगी, क्लैविकल पीछे के साइड में स्कैपुला है, ये पूरा इस स्पेस को कवर कर रहा है। तो ये एंड ऑफ द पेक्टोरल इस तरीके से कुछ है। देखते हैं, अभी इमेज में देखते हैं तो ज्यादा क्लियर। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लैविकल। इट मीन्स कि एक क्लैविकल एक गर्डल की तरफ है एक हाफ में, एंड एक स्कैपुला एक पेक्टोरल गर्डल में है। 2 पेक्टोरल गर्डल हमने बताया तो कितने हो गए? 4 बोन्स हो गए। और यही मैंने पहले भी बताया था, जो 6 बोन्स बची है उसमें 4 बोन्स आपके कहाँ हैं? पेक्टोरल गर्डल में। ओके, क्लियर? स्कैपुला इज द लार्ज फ्लैटेंड बोन। तो ये डायरेक्ट इसको पूछा जाता है मैच द कॉलम या किसी भी तरीके से। विच बोन इज लार्ज ट्रायंगुलर एंड फ्लैट? लार्ज ट्रायंगुलर एंड फ्लैट, फ्लैटेंड है एकदम। ठीक है, फ्लैट बोन तुम सब फील कर सकते हो। ये जो कंधे की तरफ पीछे की तरफ बैक में दिख रहा है एक बड़ा सा स्कैपुला, बड़ी सी बोन, दैट इज स्कैपुला। सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट, पीछे अभी बोला मैंने, तो डॉर्सल पार्ट हो गया ऑफ द थोरेक्स बिटवीन द सेकेंड एंड द 7th रिब। देख लो इसकी डायमीटर, अगर आप लार्ज समझना चाहो तो सेकेंड एंड 7th रिब, आगे की तरफ जो सेकेंड और 7th रिब का लेंथ है उतना ये कवर कर रहा है आपका स्कैपुला बैक साइड में। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। स्कैपुला लार्ज है, ट्रायंगुलर है, फ्लैट है,
डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। अगर फ्रंटल सरफेस से आप उसको कंपेयर करोगे तो थोरैक्स की सेकेंड रिब से लेके 7th रिब तक ये फैली हुई है। इज इट क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड। एनसीईआरटी में मार्क कर लो। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर, द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर, ये तो प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई, ऑफ स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रेज। क्लियर? एलिवेटेड रेज, एक उसमें उभार होगा जिसको स्पाइन कहते हैं। अभी देखते हैं इमेज में, पहले यहाँ अंडरलाइन स्पाइन which projects as a flat expanded process called acromion, जहां से अटैच्ड होगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर मार्क कर लो। जिसके पास एक स्पाइन आगे की तरफ स्ट्रक्चर आ रहा है जो आपके बोन से कनेक्शन बनाएगा, उस ह्यूमरस से कनेक्शन बनाएगा, तो यहाँ पे एक उभार रहेगा, दैट इज एक्रोमियन। अभी बस नाम मार्क कर लो, फिगर देखते हैं तो क्लियर है। नाउ एक हो गया स्कैपुला, दूसरी बोन कौन सी है? क्लैविकल। क्लैविकल, क्लैविकल इज द ब्यूटी बोन, जिसको आप कॉलर बोन कहते हो ना, ब्यूटी बोन कहते हैं। हीरोइनों में चलता है कि हाँ उनकी कॉलर बोन दिखनी चाहिए, इतना उनका फिगर मतलब मसल्स वहां का मेंटेन रहना चाहिए, कॉलर बोन दिखना चाहिए, तो दैट्स इज कॉलर बोन इज नथिंग, इट इज क्लैविकल, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्लैविकल प्रोग्रेस जाना। देखो, द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, मतलब अटैच रहेगा किससे? वो स्कैपुला से। क्लियर? किस पोर्शन से? उसके एक्रोमियन वाले पोर्शन से। बेलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लेनाइड। क्लेविकल को अटैच किया एक्रोमियन ने, ग्लेनाइड कैविटी में अटैच होगी ह्यूमरस आके। क्लियर है? ग्लेनाइड कैविटी इस तरीके से कैविटी बनेगी, इसमें ह्यूमरस का हेड आके फिट होगा, और ये जो ज्वाइंट बनता है दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब ये जो आप कंधे के चारों तरफ हाथों को घुमा लेते हो पूरा, ठीक है, 360 डिग्री में, वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये इसमें आके फिट है, इसका हेड इसमें आके फिट है ह्यूमरस का। उस कैविटी को कहते हैं ग्लेनाइड कैविटी। मार्क करो ये सब। एक्रोमियन डायरेक्ट पूछा जाता है, रिलेटेड किससे है? किसमें प्रेजेंट है? स्कैपुला में। किससे अटैच्ड है? क्लैविकल से। ग्लेनाइड कैविटी का किसमें प्रेजेंट है? क्लियर? एक्रोमियन के डिप्रेशन में, मतलब स्कैपुला में प्रेजेंट। किससे अटैच होता है? ह्यूमरस से। विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, हेड एंड सॉकेट, इसका हेड उसका सॉकेट, इस तरीके से ज्वाइंट बन जाएगा टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ टू कर्वेचर, दो कर्वेचर होंगी। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन। कर्वेचर भी देखते हैं कैसे अटैच्ड है, वो भी देखते हैं। इतना मार्क हो गया आपका। एनसीईआरटी मार्क कर लिया आपने। एक्रोमियन को हाईलाइट करो, ग्लेनाइड कैविटी को हाईलाइट करो, क्लैविकल किस पोर्शन से अटैच्ड है वो हाईलाइट करो, ग्लेनाइड कैविटी में किसका हेड फिक्स हो रहा है ये हाईलाइट करो, और क्लैविकल में कितने कर्वेचर हैं? 2 कर्वेचर हैं, ये बात हाईलाइट करो। चलो अब इमेज देखते हैं। अपर वाला जो है दैट इज पेक्टोरल गर्डल, उसको इनलार्ज करते हैं। ये जो बोन दिख रही है आपको, दिस इज ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, यही है जो आपको सामने एकदम उभरी हुई दिखती है, जो कमजोर रहते हैं उनकी भी दिखने लगती है। क्लियर? तो क्लैविकल, अब यू कैन सी कि क्लैविकल आगे की तरफ जो है वो स्टर्नम से अटैच्ड होगा। अगर हम कहें इधर कहीं स्टर्नम से अटैचमेंट को शो करेगा, एंड पीछे के साइड ये स्कैपुला से अटैच्ड है। क्लियर? इस तरीके से इसका एक अटैचमेंट आपको दिख रहा है। अब ये वाला फ्लैट एंड वाली बोन कौन सी आ गई? ये हो गई स्कैपुला। ठीक है, दिख रही है आपको दोनों साइड में बढ़िया फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है, फ्लैट है। बीच में देखो, बीच में आपको मस्कुलेचर पार्ट आ जाएगा, वो वर्टिब्रल कॉलम फिर आ रहा है वहां पे।
और दोनों किनारे से, कंधे के किनारे से आपको दिख रही है कि हाँ एक फ्लैट बोन्स है, कुछ अंदर टच करने में हार्ड हार्ड आपको फील हो रहा है। अभी ध्यान से देखो, ये पोर्शन क्या हो गया, दिस पोर्शन इज ग्लेनाइड कैविटी। डिप्रेशन है, एक ग्रूव बनेगा जिससे आके हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होगा। ये क्या हो गई, क्लैविकल। ये क्या हो गया, एक्रोमियन। चलो अब बड़ी वाली लेबलिंग देखते हैं, जिसमें हमें सबसे नहीं पढ़ना है, एमबीबीएस में पढ़ना। कुछ चीजें ध्यान में रखना है अपने को, जो हम मार्क कर रहे हैं, दैट इज क्रोनॉइड प्रोसेस। क्रोनॉइड प्रोसेस, क्लियर। ये एंटीरियर व्यू हो गया, ये पोस्टीरियर व्यू हो गया, दोनों ही स्कैपुला है। फिर आप यहाँ पे देखो, एक्रोमियन, एक्रोमियन, स्पाइन, स्पाइन ध्यान रखो, दिया हुआ है क्योंकि आपके उसमें एनसीईआरटी में स्पाइन ऑफ कैपुला, स्कैपुला, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे भी क्रोनॉइड प्रोसेस दिख रहा है। ओके, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट। एक्रोमियन का संबंध किससे है, एक्रोमियन इज रिलेटेड टू स्कैपुला। किसको अटैच करती है, क्लैविकल को, क्लियर। क्या कैविटी बनेगी, कैविटी बनेगी आपकी ग्लेनॉइड कैविटी। ये भी मार्क करो। क्या फिट होगा, इसमें फिट होगा ह्यूमरस का हेड फिट होगा। क्लियर है बच्चा। एक उभार जैसा स्ट्रक्चर निकला होगा, उसको क्या बोलेंगे, कोर्नोइड प्रोसेस। कोर्नोइड प्रोसेस इज रिलेटेड टू स्कैपुला। इतने से क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चंस को बार 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 आप सॉल्व करो, जरा आपका क्लियर हो जाएगा। देखो अब इनको, स्कैपुला को ही आप शोल्डर ब्लेड कहते हो, कॉमन नेम फटाफट नोट कर लो। क्लैविकल, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड, क्योंकि फ्लैट एंड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। स्टर्नम को आप रिब केज भी बोलते हो। नाउ नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल। उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जरा हिंड लिम्ब की बोन्स को। फीमर लॉन्गेस्ट बोन हो जाएगी, लिखा हुआ भी है, मार्क कर लो। जीके का भी क्वेश्चन है और नीट का भी क्वेश्चन है। मैच द कॉलम वगैरह में पूछेगा, डायरेक्ट इतना इजी क्वेश्चन कभी पूछता नहीं। चलो, फीमर थाई बोन विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, क्लियर। फीमर अगेन कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगी, कैविटी होगी एक जो पेल्विक गर्डल में होगी, पेल्विक गर्डल से फीमर अटैच होगा, नीचे की तरफ उस वहां रेडियस अल्ना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिबिया फिबुला, क्लियर। तो लॉन्गेस्ट बोन है, देन टिबिया एंड फिबुला। टार्सल्स जो कि कार्पल से रिलेटेड है, कार्पल के साथ एनालॉग रखना है आपको। टार्सल ये नंबर में 8 होते हैं, ये नंबर 7 होते हैं। एक एक हड्डी कम हो रही है, उस हड्डी को आपको कंप्लीट कर लेना है पटेला से। चलो फिर से देखो, टिबिया, फिबुला, लॉन्गेस्ट बोन, फीमर 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, जिसको आप एंकल बोन्स भी बोल रहे हो, वहां पे क्या बोल रहे थे कार्पस को, पाम, रिस्ट बोन, क्लियर। एंड देन मेटाटार्सल, यहाँ पे भी 5 है, वहां पे भी 5 था, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल। एंड पैलेंजेस, वहां पे भी 14 थे, यहाँ पे भी 14 है, सेम फॉर्मूला 2 3 3 3 3। एनी क्वेश्चन। टोटल बोन्स आप देखोगे, एक जो यहाँ 7 और 8 का कमी है वो पटेला उसको फिलफिल कर रहा है, जिसको आप नी कैप कहते हो। एट द एंड टोटल बोन्स कितनी रहेंगी, 30। बट क्वेश्चन ये पूछेगा कि फैलेंजेस में कितनी है, दोनों में इक्वल है 14। कहाँ पे वेरिएशन है, कार्पल और टार्सल में। कार्पल इज 8 बोन्स स्ट्रक्चर एंड टार्सल्स आर द 7 बोन्स स्ट्रक्चर। मार्क करो एनसीईआरटी पटेला के बारे में। अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली, क्लियर। आगे की तरफ है। अब फिर से ये मत सोचना कि नी का वेंट्रल कैसे हुआ, नी तो मैम ऐसे हम लोग फैलाएंगे तो पीछे वाला पोर्शन आएगा नीचे, तो नीचे आया तो ये पोर्शन हो गया वेंट्रली। नहीं, हमने पूरी बॉडी का वेंट्रल बना दिया, आगे की तरफ पूरी बॉडी का वेंट्रल, पीछे की तरफ पूरी बॉडी का डॉर्सल। तो नी कैप कहाँ प्रेजेंट है, सब अपने नी को बेंड करके देखो, तुम्हें एक गोल गोल कटोरी समझ में आ रही होगी जो मूव करने में हेल्प कर रही है, दैट इज द नी कैप।
उसी को क्या बोलते हैं? पटेला। क्लियर बच्चा? टोटल 30 बोन्स हो गई। फिर एनसीईआरटी वाली इमेज में बढ़िया से इसके ब्रैकेट में लिख लो बेटा नंबर को। अभी पेल्विक गर्डल को छोड़ दो, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। फीमर से स्टार्ट करते हैं। 1 पटेला, 1 टिबिया, 1 फिबुला, 1 टार्सल, 7 मेटाटार्सल, 5 phalanges, 40। 4 7 4 11, 11 5 16, 16 14 30। क्लियर है? हो गया सबका कैलकुलेशन? सबने लिखा? एनसीईआरटी में लिख लिया? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। फटाफट खड़े खड़े बता दो सारी बोन्स कहाँ हैं। क्लियर? अब गडल को अभी देखते हैं, फोकस करते हैं। गडल वाले एरिया को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, फिर आएंगे इस पे। गडल से अटैच्ड कौन सी बोन है? फीमर है। अगेन वैसा ही सॉकेट वाला बॉल वाला ज्वाइंट बनेगा और हेड जाके फिट होगा। यहाँ पे कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, वहां पे थी ग्लेनाइड कैविटी। चलो, पटेला फीमर 1, पटेला 1, हेड ऑफ फिबुला अटैच्ड होगा एंड टिबिया फिबुला। क्लियर? 1 1। मीडियल कॉन्डाइल, ये भी ध्यान रखोगे, मीडियल कॉन्डाइल आपके फीमर का वो उभार है जो कि पटेला को फिट करता है, मतलब पटेला जिससे अटैच्ड होता है। उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस में कोई डाउट ही नहीं। ओके, अब गडल को देख लेते हैं। बोन्स बची है अपने पास सिर्फ 2। क्लियर? अब इतना बड़ा पेल्विक गर्डल है, उसमें 2 ही बोन्स हैं। इसका मतलब इसके पीछे कहानी किस चीज की होगी? फ्यूजन ऑफ बोन्स की। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है? वैसे नॉर्मली हम उसको कहते हैं कॉक्सल बोन्स। चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा और पटेला की बात कर लेते हैं। पटेला देखो मैं मार्क कर रही हूँ, ट्रायंगुलर होगा क्योंकि इसमें मसल्स को शो किया हुआ है, लिगामेंट्स को शो किया हुआ है, टेंडॉन्स को दिखा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको देखो मसल से अटैच्ड है, टेंडॉन्स को दिखा रहा है और ये मूवमेंट में रोल प्ले करता है, तो इसके अंदर कहीं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। क्लियर? फीमर, फिबुला, टिबिया, पटेला। साइड व्यू देख लो। फीमर थाई बोन आके अटैच्ड हो रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट, कार्टिलेज जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है दो ज्वाइंट के बीच में, जो हम कहते हैं ना साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, किसी के ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके नी का प्रॉब्लम, नी में दर्द, कट कट की आवाज, ये सारी चीजें आने लगती है। दैट इज बिकॉज ऑफ वहाँ का कार्टिलेज जो होता है वो डैमेज होता है, वहाँ के लिगामेंट्स किसी में कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, और जो मेन रीजन रहता है साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है। ठीक है, तो जो मूवमेंट ऑफ पटेला है वो उतना स्मूथली नहीं हो पाता है, दैट्स व्हाई उनके नी में फिर प्रॉब्लम होती रहती है। और इसका भी कोई ऐसा बहुत इलाज नहीं है। इसमें भी नी ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें पटेला को ट्रांसप्लांट किया जाता है, सारे लिगामेंट और टेंडॉन्स को फिर से ज्वाइन किया जाता है, आर्टिफिशियल नी कैप की तरह वहां पे लगाना पड़ता है। इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए वही है कि आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी होना चाहिए। आपको पूरे टाइम, मतलब 30+ हो गए तो आप कैल्शियम डाइट वगैरह मेंटेन रखो। आप पैरों को इस तरीके से बेंड करके रखो कि हाँ कहीं बहुत ज्यादा नी पे प्रेशर नहीं आ रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज ये चीजें तो होती ही हैं एज फैक्टर के साथ, बट बहुत अर्ली एज में नहीं होना चाहिए। द पटेला इज सिस्मॉइड बोन, रफली ट्रायंगुलर इज सेफ टाइप्स ऑफ बोन में। सिस्मॉइड बोन टाइप का होता है ये, triangular in shape with the apex of the patella facing downwards. The apex is the most inferior lowest part of the patella. It is pointed in shape and gives attachment to the patellar ligament. लिगामेंट है तो मतलब इसको किससे बनाएगा अटैचमेंट? फीमर के साथ। ठीक है, पटेलर लिगामेंट की बात करेंगे तो वो फीमर और
टिबिया फिबुला के साथ अटैचमेंट बनाएगा। इज इट क्लियर बच्चा? ये छोटा सा शॉर्ट नोट लिख लेना। शिन बोन किसको कहते हैं? टिबिया को कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नी कैप पटेला को कहते हैं। थाई बोन किसको कहते हैं? फीमर को कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये सब, मिल भी जाएगा तुम्हें। पीवाईक्यूज देखोगे तो शिन बोन, थाई बोन, कॉलर बोन, ये सब टर्म्स तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, देखो पटेला टेंडोन जो मसल्स से अटैच्ड होंगे और लिगामेंट प्रेजेंट होंगे जो उसको बोन से अटैचमेंट बना रहा होगा, और पूरा बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। दैट्स वाई वहां पे मूवमेंट और ये पूरा लाइफ टाइम एक आपका जो लोकोमोशन है उसके लिए बहुत हेल्पफुल स्ट्रक्चर है नी कैप वाला। गर्डल देखते हैं, पेल्विक गर्डल लास्ट गर्डल। पेल्विक गर्डल अगेन एनसीईआरटी है, मार्क कर लेना। pelvic girdle consist of two coxal bones। टू मतलब एक आपका जो लेफ्ट है, लेफ्ट pelvic साइड दिख रहा है, वो एक coxal bone है, पूरी बड़ी बोन, और दूसरी राइट साइड वाली भी पूरी एक coxal bone। each coxal bone is formed by the fusion of three bones, ilium, ischium and pubis। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉक्सल बोन किन बोन्स के फ्यूजन से बना हुआ है? तो इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। लेकिन बोन कितनी है? 1 इन नंबर। कितनी बोन्स फ्यूज हैं? 3। टोटल बोन कितनी हुई? 2 कॉक्सल बोन। कितनी फ्यूज्ड बोन्स हैं? 6। डायरेक्ट चीजें हैं। जब तक फ्यूज के बारे में पूछ नहीं रहा तब तक आपको नहीं बताना है, इस पे चलना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब इलियम इशियम पूछ रहा है मतलब वो फ्यूजन के बारे में पूछा है, और एनसीईआरटी में मेंशन है बोन्स के नेम। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ऑप्शन में पूछ लेगा पेल्विक गर्डल पॉजेस नंबर ऑफ बोन 2, ठीक है, 6 फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ बोन, ऐसे पूछ रहा है तो 6 इज द राइट आंसर। क्योंकि एक कॉक्सल बोन को बनाने के लिए एक इलियम, एक इस्चियम एंड एक प्यूबिस फ्यूज करेगी। तो 2 कॉक्सल बोन के लिए 2 इलियम, 2 इस्चियम, 2 प्यूबिस, और टोटल बोन कितनी हो जाएंगी? फ्यूज्ड में 6, और जब फ्यूजन के बाद हम बात कर रहे हैं देन इट इज ओनली 2। तो टोटल आपका हो गया 120 प्लस 4 हो गया आपका पेल्विक गर्डल, सॉरी पेक्टोरल गर्डल, एंड 2 हो गए आपके पेल्विक गर्डल। it is equal to 126। 80 plus 126 is equal to 206। हो गया कैलकुलेशन 206 हड्डियों का। और आज की आज ये चीजें याद हो जानी चाहिए। At the point of fusion of the above bones is a cavity called acetabulum cavity। अब पूछेगा acetabulum cavity is related to pectoral girdle, pelvic girdle। The answer is pelvic girdle। कौन फिट होगा इसमें? फीमर आके फिल्ड होगी। इज इट क्लियर? टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स। थाई बोन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ थाई बोन? फीमर। एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं चैप्टर, कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, कोई मैकेनिज्म आपको नहीं समझना है, सिर्फ आप बोन्स के नेम और स्ट्रक्चर, लोकेशन सब ध्यान रखो। द टू हाफ्स ऑफ द pelvic girdle meet ventrally। मीट वेंट्रली मतलब आगे की तरफ, टू फॉर्म द pubic symphysis। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट with respect to pregnancy, with respect to डिलीवरी पोर्शन से भी। यहाँ पे जब बेबी बॉर्न हो रहा है नॉर्मल डिलीवरी में, तो इन सब चीजों को डायलेट होना पड़ता है, पैसेज बनाना पड़ता है, तो वहां रिप्रोडक्शन में भी ये नाम आएगा, नोट डाउन करके रखना। pubic symphysis ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage। अब fibrous cartilage है, ये बोन नहीं है, ये ध्यान में रखना है। पार्ट हो गया पेक्टोरल पेल्विक गर्डल का, बट इट इज कार्टिलेज। कैसा कार्टिलेज? इज इट हाइलाइन हाइलिन कार्टिलेज और इट इज फाइब्रस? द आंसर इज फाइब्रस कार्टिलेज। कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रली। किसको अटैच कर रहा है? 2 कॉक्सल बोन्स को अटैच कर रहा है। एनसीईआरटी हो गई मार्क्स सबकी? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन?
अब आज आप 126 बोन का कैलकुलेशन लिख के मुझे सेंड करोगे। अब आप ये स्ट्रक्चर्स देखो, इमेजेस से समझ लेते हैं। तो आपको ये 2 कॉक्सियल बोन्स दिख रही है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, बीच में आपको वर्टिब्री कॉलम आती हुई दिख रही है, ये वर्टिब्री कॉलम का पोर्शन हो जाएगा। कौन सा पोर्शन होगा? सैक्रल कॉक्सिक्स वाला। क्लियर? ये वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। ये वर्टिब्री कॉलम है, ये हो गया आपका कॉक्सियल बोन, ये हो गया ये पूरा आपका कॉक्सियल बोन है, ये पूरा आपका कॉक्सियल बोन है। सब मिलके क्या बना दे रहे हैं? पेल्विक गर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज ध्यान से देखना है। सैक्रम वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन होगा, ठीक है, एंड लास्टली कॉक्सिक्स वाला रीजन होगा ये। क्लियर? ये है आपका इलियम, ये है आपका इस्चियम, एंड देन है आपका इस्चियम पूरा कंप्लीट। और ये फ्रंट में जो आपको फोकस करना है, दैट इज द कार्टिलेजिनस पोर्शन, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, और इमेज देखते हैं थोड़ा, ये वाला क्लियर देखते हैं। ठीक है, हिप बोन, सैक्रम वर्टिब्रल वाला, कॉक्सिक्स वर्टिब्रल वाला, और ये पूरा जो आपका हिप बोन है वही आपका क्या हो गया? पेल्विक गर्डर। ओके बेटा, जिसको आप कॉक्सियल बोन कह रहे हो। ठीक है, अब एक चीज जो यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज द फ्यूजन को आप समझो कि फ्यूजन से जो एसिटाबुलम कैविटी, एकदम ध्यान से सुनना, अटेंटिव होके, एसिटाबुलम कैविटी बन रही है। ये ऐसा नहीं, वहां देखो एक्रोमियम से बन गई थी कैविटी पेक्टोरल गर्डल में, लेकिन यहाँ एसिटाबुलम कैविटी को बनाने के लिए फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स है, इसलिए तीनों बोन्स आपकी अलग अलग कलर की दिख रही है। ये फ्यूज्ड है। क्लियर? ये मूव नहीं कर सकते, फ्यूज्ड है। तो एसिटाबुलर कैविटी बनाने के लिए कौन कौन सी बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं? कॉक्सियल बोन दिया होगा तो उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। पार्टिसिपेट करने वाली बोन्स आपकी अगेन क्या क्या हो जाएंगी, बताओ, फास्ट बताओ। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, यस, करेक्ट। ठीक है, इलियम येलो वाला पोर्शन, इस्चियम आपका जो हल्का पर्पलिश पोर्शन है, एंड ऑरेंज ऑरेंज पोर्शन क्या दिख रहा है आपको? प्यूबिस। तो ये 3 बोन्स के एक एक पोर्शन का मिलना कंट्रीब्यूट कर रहा है टू फॉर्मेशन ऑफ एसिटाबुलम, जिसमें आपके फीमर का हेड फिट होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर? अब यहाँ पे देखो एसिटाबुलम सॉकेट को दिखाया हुआ है, जिसमें आके फीमर का हेड फिट हो रहा है। बहुत आराम आराम से एकदम, ये पूछेगा बस आपको इसका नाम, एसिटाबुलम सॉकेट, क्या फिट है उसमें? फीमर का हेड प्रेजेंट है। क्या है ये? बॉल, ये है सॉकेट। ज्वाइंट कौन सा हो गया? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अगला सेक्शन जो ज्वाइंट वाला है उसका एक एग्जांपल समझ लो। तभी आप देखते हो कि मूवमेंट आपका जो हो रहा है वो पेल्विक गर्डर से आप पूरे पैर को रोटेट कराते हो, मूव करा लेते हो। क्लियर? इजीली, इजीली ये पूरा इस तरीके से मूवमेंट करेगा। अभी आएंगे जब ज्वाइंट की बात करेंगे तब वहां पे देखेंगे। तो एसिटाबुलर कैविटी फीमर को ज्वाइंट करने के लिए, ग्लेनाइडल कैविटी आपकी ज्वाइंट करने के लिए ह्यूमरस को। क्लियर बच्चा? अब कुछ एडिशनल देख लेते हैं जो कंफ्यूजन वाले थे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स अब तक का बोन्स का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट्स। स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन जो आपको 1 इन नंबर है, और ऐसा दिखा इमेज में, अगर आप लेटरल साइड से देखोगे तो यू विल फाइंड कि एक यहाँ है तो एक उस साइड भी होनी चाहिए। जो मैंने मेंशन किया था कि स्फेनॉइड बोन आगे से पूरी इस तरीके से फैली हुई होगी, जैसे आप इस इमेज में देखो
अपर सरफेस से अगर आपने इमेज को देखा तो आपको इमेज दिखेगी ये वाली देखो आप, ये मैंने जो मार्क किया पर्पल पोर्शन से जितना है वो आपको इस साइड से इस साइड पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगी। तो आप लैटरल से देखोगे तो एक इधर और एक उधर, ऐसे नहीं, वो पूरी जुड़ी हुई है। दैट्स व्हाई स्फेनाइड बोन इज इन नंबर 1 इन नंबर। क्लियर? नोट्स लिख लेना स्फेनाइड बोन को, जहां पे लिखे थे वहीं पे थोड़ी सी स्पेस होगी तो वहां पे लिख लेना। The sphenoid bone is one of the 8 bones that make up the cranium, the superior aspect of the skull that encloses and protects the brain. आगे की साइड से ये प्रोटेक्शन कर रहा है। क्लियर? अब देखो इसको रिलेट करो तो ये जस्ट उस तरीके से है स्ट्रक्चर, जिस तरीके से आप आंखों पे गॉगल्स लगाते हो और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी के पैरेलली इनर साइड पे ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब क्रेनियम बॉक्स तो पूरा ही प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है ना, तो वही स्पेस ले रहा है। और जस्ट लाइक अ गॉगल, ये एक ही स्ट्रक्चर है जो आपका लेफ्ट से लेके राइट तक पूरा फैला हुआ। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक स्फेनाइड टू मीन वेज शेप। वेज शेप समझते हो? भाई जो शेप बता रहे ना, दैट इज द वेज शेप। या वेज सैंडल खरीदने गई होंगी अगर लड़कियां तो वहां देखते होगी वेज सैंडल आती है, कैसी रहती है वो? इस तरीके से हिल रहती है, पूरी फ्लैट है। ठीक है, ऐसी वाली हिल ना होके वो कैसी रहेगी, ऐसे पूरा कवर करेगी, वेज शेप। वेजेस खरीदने गए होगे तो देखा होगा, तो उसी तरीके का शेप आपको इस बोन का दिख रहा है। दैट्स व्हाई इसको टर्म दिया गया है इसके नेम के अकॉर्डिंग स्फेनाइड। नंबर में 1 रहेगी। किसका पार्ट है? क्रेनियम का। देयर इज अ लार्ज ओपनिंग, अनदर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ लार्ज ओपनिंग। सब मैंने पढ़ाया हुआ है, बस आप नोट डाउन कर लेना है। There is a large opening at the base of the skull called the foramen magnum, स्कल के नीचे, जिससे कि पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड पास होगी और ऊपर के साइड में वर्टिब्रल कॉलम होगा। क्लियर? तो एक लार्ज फोरामेन दिख रहा है। फोरामेन मतलब स्पेस, छेद, ठीक है, पोर, फोरामेन मैग्नम थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। सर्वाइकल नेक, सर्वाइकल जो नेक रीजन में प्रेजेंट है वो टोटल नंबर में 7 है। फर्स्ट को मैंने बताया था, फर्स्ट इज एटलस एंड सेकंड वन इज एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस दोनों मिलके आपकी जो इनिशियली जो आपकी गर्दन की मूवमेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस, डाइकॉन्डलिक जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है वो फिट होंगे एटलस पे, एंड देन फिर आपको एक नॉच दिख रहा है एक्सिस पे, एक्सिस वर्टिब्री में, उसमें फिट होगा एटलस। और हर वर्टिब्री एक जो सीक्वेंस में फिट हो रही है वो लैटरली उसमें नीचे के साइड में, नीचे वाले वर्टिब्री से फिट होने के लिए कार्टिलेज और वहां पे एक पोजीशन बनी हुई है जिससे वो बहुत ही स्पेसिफिकली एक अरेंजमेंट को शो कर रहा है और पूरा का पूरा आपका लीनियर वर्टिब्रल कॉलम एक लाइन से बन जाएगा। क्लियर? इधर उधर नहीं भाग सकती हैं। भागी तो स्लिप डिस्क, उसको डिजीज बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं एबनॉर्मल, दैट इज स्लिप डिस्क। तो फर्स्ट वर्टिब्री एटलस एंड सेकंड वर्टिब्री एक्सिस। डायरेक्ट एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्टिब्री किस मोशन में इन्वॉल्व है एंड एक्सिस सेकंड वर्टिब्री किस मोशन में इन्वॉल्व है। आप इसको ऑब्जर्व करो, जब भी आप किसी चीज का रिप्लाई यस में करते हो, मतलब गर्दन आगे की तरफ झुकाते हो और उठाते हो, तो वहां पे जो सर्वाइकल वर्टिब्री कॉन्डाइल को मूव करा रही है दैट इज द एटलस। ओके, और जब आप ना कहते हो, मतलब गर्दन को आप ट्रांसवर्सली मूव कराते हो लेफ्ट टू राइट, देन जो इन्वॉल्व एटलस भी है, कॉन्डाइल उसी पर अटैच्ड है, लेकिन जो रोटेशन में हेल्प कर रहा है नो मोशन के लिए, दैट इज एक्सिस। ऊपर देखो, ऊपर तो स्कल भी मूव कर रहा है, पूरा इसको स्कल आपका रोटेट कर रहा है, लेकिन उसको रोटेट कौन करा रहा है? नो वाला मोशन जो गर्दन आप ना में हिलाते हो, सब समझ रहे हो ना इस बात को, दैट इज डन बाय द एक्सिस। एंड जो गर्दन आप हाँ में नॉडिंग करते हो, यस यस हाँ हाँ, उसको उसमें इन्वॉल्व है एटलस। C1 C2 से पूछेगा तो भी आपको ध्यान होना चाहिए, C2 एक्सिस को बोल रहे हैं, C1 एटलस को बोल रहे हैं। इज इट क्लियर?
अब कर्व्स ऑफ स्पाइन आया था कल, स्पाइनल कॉर्ड जो आपका वर्टिब्रल कॉलम आप बोल रहे हो उसको, उसमें कुछ कर्व्स हैं और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक एक्सिस है विच इज इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिससे हम बाईपेडल मोशन कर रहे हैं और हम लोग सीधे इरेक्ट होके खड़े हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि यू नो कि हम भी टेट्रापोडा में ही आते हैं क्लासिफिकेशन, बट हम मूवमेंट क्या करते हैं बाईपेडल। ठीक है, तो ये कर्वेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कर्वेचर में ध्यान रखना है कि जो सर्वाइकल और लुम्बर है वो एक साइड में कर्वेचर कर रहे हैं, मतलब वो आपके फॉरवर्ड कर्वेचर को शो कर रहे हैं। ठीक है, सर्वाइकल एंड लुम्बर, थोरेसिक एंड सैक्रल, ये आपका कैसा कर्वेचर को शो कर रहे हैं, बैकवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका थोरेसिक, ये हो गया आपका लुम्बर, ये हो गया आपका सर्वाइकल। तो सर्वाइकल एंड लुम्बर एक जैसा, आपको शी शेप का कर्व जो दिख रहा है दैट इज फॉरवर्ड कर्व, एंड थोरेसिक और सैक्रल जो कि लुम्बर के बाद होगा वो आपका कैसा है, बैकवर्ड। तो अपना वर्टिब्रल कॉलम सीधा नहीं है, ये बात तो ध्यान है, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड से पूछता है वो भी ध्यान में रखो। इज इट क्लियर? अल्टरनेटिव है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, तो पूरा जो मूवमेंट हो जाएगा, जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब क्योंकि ये वाला ज्यादा होता है तो ये हम देखने में हम ऐसे बना देते हैं, और ये छोटा है, थोरेसिक वर्टिब्रे 12 इन नंबर है, तो ये कर्व थोड़ा सा बड़ा बनता है, एंड देन लुम्बर एंड देन सैक्रल। इज इट क्लियर? सिंपली कर्व बना के नाम लिखो और फॉरवर्ड बैकवर्ड उसमें ऐड कर दो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और हायोट बोन से रिलेटेड आता है। हायोट बोन अकेली ऐसी बोन है जो किसी बोन से अटैच नहीं है। कल भी देखा तुमने, एकदम स्कल के बाद में थी, काउंट किया जा रहा था बट उसका किसी बोन से अटैचमेंट नहीं है। बाकी सारे आपको जितने बोन्स मैंने पढ़ाए हैं सभी बोन्स के आसपास आपने कोई ना कोई बोन्स देखी। एम आई राइट? कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं? सभी बोन एक दूसरे से अटैच थी किसी न किसी ज्वाइंट के रूप में, किसी न किसी स्ट्रक्चर में आपने देखा, चाहे वो कार्पल देखो, मेटाकार्पल देखो, फैलेंजेस देखो, कहीं ना कहीं एक सिरे पे बोन प्रेजेंट है। स्टर्नम देखो, वर्टिब्री कॉलम देखो, रिब केज बात करो, स्कैपुला की बात करो, क्लाविकल की बात करो, एवरीवेयर देयर इज द कनेक्शन बिटवीन द बोन्स। इज इट क्लियर टू यू? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जैसे आप एयर और साइकिल की भी बात की, वहां पे भी 3 बोन्स आपस में कनेक्टेड थे। डायरेक्ट क्वेश्चन की पूरी बॉडी में ऐसी कौन सी बोन है जो किसी बोन से डायरेक्टली अटैच नहीं है? इसका अटैचमेंट मैंने दिखाया था, थायराइड मेम्ब्रेन से और ऊपर बकल कैविटी के मसल्स से अटैचमेंट रहेगी, नेक मसल से, लैरिंग से, सब जगह से इसका अटैचमेंट है, लेकिन ये डायरेक्ट किसी बोन से अटैच नहीं है। तो एलोन बोन, अकेली बोन, सिंगल बोन, अकेली बोन, दैट इज हायोट बोन। Unpaired, no direct bony attachment to skull. अटैचमेंट पॉइंट, दैट्स वाई स्कल में अगर इसको पूछते हैं तो स्कल में आपको टोटल स्कल बोन्स 23 जाना पड़ेगा, विदाउट हायोट बोन इट इज 22। अटैचमेंट पॉइंट फॉर सम टंग मसल्स, बक्कल कैविटी वाले पोर्शन से जो टंग मसल्स आपको लोअर साइड में मैंने टंग पढ़ाते वक्त दिखाया था कि लोअर लोअर जो फ्लोर बना रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स है वहां पे, वो है टंग मसल्स, उससे अटैचमेंट होगा इसका। अटैचमेंट पॉइंट फॉर नेक मसल्स दैट एलिवेट लैरिंग्स ड्यूरिंग द स्पीच एंड स्वॉलिंग। अब लैरिंग से अटैच्ड हो गया तो लैरिंग्स आपका क्या है, बोलने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, स्वॉलोइंग में हेल्प कर रहा है, तो उस रोल में ये बोन्स भी कहीं ना कहीं अटैच्ड होगी, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कुछ कुछ रोल प्ले कर रही है। और नीचे के साइड हमने, ऊपर के साइड ये सब चीजें हो गई, नीचे के साइड हमने देखा था थायराइड मेम्ब्रेन से अटैचमेंट था।
रेडियस एंड अल्ना की पोजीशन से रिलेटेड आता है, जस्ट आप एक्सपेरिमेंटल छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। अगर आप थंब रूल किस में आता है, फिजिक्स में आता है ना, थंब रूल, थंब लॉ, कूलम्स थंब लॉ, सही बोल रही हूँ ना मैं, पढ़ा है कहीं, कूलम्स थंब लॉ कुछ इस तरीके का था। और ऐसे भी नॉर्मली अपन बोलते हैं कि थंब रूल है, इस चीज को करने का थंब रूल है, मतलब ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो जो आप थम्स अप या थंब दिखाते हो, उस पोजीशन में अगर आपका हाथ है तो ऊपर के साइड जो बोन आएगी, ऑन टॉप जो बोन है दैट इज रेडियस, एंड नीचे के साइड जो बोन है दैट इज अल्ना। और इसी को आप रोटेट करा के अगर सीधा कर दोगे तो रेडियस आपकी चली गई राइट साइड में एंड अल्ना आ गया लेफ्ट साइड में। इज इट क्लियर? और इसमें भी ज्वाइंट मूवमेंट है, यहाँ पे भी मूवमेंट शो कर रहा है, दैट्स व्हाई आप अपने रिस्ट को घुमा सकते हो। रिस्ट और ये कोहनी के बीच का जो मूवमेंट आप देख रहे हो, मतलब यहाँ वाला मूवमेंट। देखते हैं अभी ज्वाइंट पढ़ेंगे तो वो वाला पोर्शन में इंटरेस्टिंग है, कैसे ये एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं। बट आप अभी एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हो इसको। अगर आपने थंब ऊपर किया है तो ऊपर के साइड में अब ये तुम्हारी सीधी नहीं है, फ्लैटेंड नहीं, स्ट्रक्चर रहेगी, ये आपको थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा होगा। तो ऊपर के साइड में जो बोन आ गई वो रेडियस है, नीचे के साइड में अल्ना है। अब आप इसको सीधा करो, तो सीधा करते ही दोनों राइट लेफ्ट आ जाएंगे, फिर ऊपर करो, फिर सीधा करो, तो यू कैन सी कि ये पूरी की पूरी नहीं घूमती है। क्लियर? आप इसको पूरा 360 नहीं घुमा सकते, बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ आप नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू ज्वाइंट्स। थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर कल देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में। अगर हम बात करें ज्वाइंट्स मतलब जो भी आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है उसमें जब आप मूवमेंट लोकोमोशन कर या मूवमेंट कर रहे हो तो बोन्स इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व है, लेकिन मसल्स बोन को किस डायरेक्शन में घुमा रही है, ये किस तरीके का मूवमेंट करा पा रहे हैं, आप बैठे बैठे हाथ को कैसे हिला रहे हो, क्या उसमें टोटली मसल्स इन्वॉल्व है? नहीं, उसमें मसल्स जरूर कॉन्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन करके उसको घुमा रही है, लेकिन उसका घूमने का जो वे ऑफ रोटेशन है, जो वे ऑफ मूवमेंट है उसका, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द ज्वाइंट्स बिटवीन द बोन्स। इज इट क्लियर? तो ज्वाइंट्स आर एसेंशियल। अगर आपको सब में एसेंशियल बताना होगा तो देखो बेटा, ज्वाइंट्स आर एसेंशियल फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके ही क्या कर लेंगी अगर वहां पे ज्वाइंट नहीं होंगे? समझ रहे हो? पूरा स्केलेटल एक ही सिंगल बोन से बना दिया जाता, सब एकदम हार्ड बना दिया जाता, तो क्या आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती? जो गर्ल्स या बॉयज भी डांस करते ही हैं, जो डांस के मूव्स आप दिखाते हो, क्या वो मूव्स पॉसिबल हो पाते? ठीक है, एक एक डांस की स्टाइल होती है बोन ब्रेकिंग, आने भूल गई मैं नाम, क्या स्टाइल है, बोन ब्रेकिंग या बोन ब्रेकिंग बोन, या चलो हिप हॉप की बात कर लेते हैं, साउथ की बात कर लेते हैं, किसी की भी जो भी डांस स्टाइल सबको समझ में आता है, कुछ नहीं तो बॉलीवुड स्टाइल की बात कर लेते हैं। तो ये आप देखते हो, हाँ ब्रेक डांस ही होता है, लेकिन उसका बोन से रिलेटेड कुछ काम होता है, ब्रेकिंग बोन ही है। तो उसमें वो इतना मूवमेंट कर सकते हैं, ये हाथ पूरा ऊपर से घुमा के पीछे के साइड ले जाएंगे, पूरे हाथ में से पूरा बॉडी निकाल देंगे, मतलब लाइक कि बोन्स का कोई ज्वाइंट वाइंट है कि नहीं पता ही नहीं चलता है। ठीक है, लॉकिंग लॉकिंग, अरे यार पहले मुझे डांस स्टाइल नाम याद रहते थे, आज भूल रही हूँ थोड़ा सा। लॉकिंग एंड लूपिंग समथिंग लाइक, अलग अलग तो डांस स्टाइल भी आ गए, चलो खैर वो बात की बात। तो अब जो हम कहना चाह रहे हैं भावनाओं को समझ के होगे कि जो मूवमेंट जो मूव्स डांस करते वक्त आ रहे हैं या चलते वक्त आ रहे हैं या नॉर्मल किसी को थप्पड़ मारते वक्त भी मूव्स कर रहे हो आप, वो सब तभी पॉसिबल है क्योंकि आपके बोन्स आपस में कुछ ज्वाइंट से अटैच्ड है। So joints are essential for all types of movement involving the bony parts of the body. Locomotory movements are no exceptions to this. कोई भी लोकोमोटरी मूवमेंट जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ज्वाइंट्स को यूज नहीं किया। इवन आप पैर उठा के चल रहे हो तो भी वहां पे ज्वाइंट्स इन्वॉल्व है। क्लियर? ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन्स।
कौन से ज्वाइंट्स की बात हो रही है? बोन से बोन के ज्वाइंट की बात हो रही है। कौन से बोन्स होंगे जिसके पास कोई ज्वाइंट नहीं होगा? बताओ तो जरा। विच बोन्स हैव नो ज्वाइंट्स? फास्ट रिप्लाई आना चाहिए। हाँ मनाली, करेक्ट है। फास्ट एकदम रिप्लाई आना चाहिए। इतना मैं कहती हूँ बायो तो इतना क्लास के टाइम ही अटेंटिव हो जाना, तो सब चीज तुम्हें 80% तो ऐसे याद हो जाना। 20% के लिए थोड़ा एक रिवीजन क्वेश्चन मेहनत तो करोगे बेटा। तो हायर्ड बोन ऐसी होगी जिसके पास कोई भी ज्वाइंट नहीं होगा, क्योंकि वो किसी बोन से अटैच्ड ही नहीं है। ओके, तो ज्वाइंट बोन्स। और एक चीज और है, सूचर्स भी होते हैं जो वो बोन से बोन का ही अटैचमेंट, मतलब ऐसे ज्वाइंट से अभी आता है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में, तब देखेंगे। और बिटवीन द बोन्स, बोन्स में भी हो सकते हैं आपस में ज्वाइंट, जो फ्यूज वाले हो गए वो भी एक ज्वाइंट है जो मूवमेंट को नहीं शो कर रहा है। बिटवीन द बोन्स होंगे तो मूवमेंट को शो करने वाले ज्वाइंट्स होंगे। एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज भी हो सकते हैं। क्लियर? जैसे आप देख रहे हो सारे हाइलिन कार्टिलेज आपने देखे रिब्स में आया था। क्लियर? फाइब्रस कार्टिलेज अभी देख रहे हो आप प्यूबिस में आया। तो कार्टिलेज भी हैं जो कि ज्वाइंट को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ज्वाइंट्स बोन से बोन में हो सकते हैं, एक बोन का दूसरे बोन से हो सकता है, इंटरनल बोन्स में हो सकते हैं, और बोन्स के कार्टिलेज के भी हेल्प से वहां पे ज्वाइंट का फॉर्मेशन हो सकता है। नाउ एक थ्योरी है, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू ज्वाइंट्स वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। इसको अंडरलाइन कर लो पूरे सेंटेंस को। यू नो फल्क्रम? फल्क्रम का आइडिया है तुम लोग को? फिजिक्स में आया है कभी टर्म फल्क्रम? बताओ, फल्क्रम आया है? चलो अभी देखो, जैसे सीसॉ वाला तुमने अगर वो झूला यूज किया होगा, आई थिंक सभी ने किया है। एक इधर बैठ जाता है, एक इधर बैठ जाता है। क्लियर? इधर वाला फोर्स लगाया तो ये ऊपर जाएगा, इधर वाला फोर्स लगाएगा तो ये ऊपर जाएगा। जैसे अभी देखें तो इसको उठाने के लिए जस्ट एज्यूम कि ये भाई कोई बैठा हुआ है बढ़िया 60 kg का, और इधर वाला बच्चा बेचारा 20 kg का है। अब ये सोचेगा कि इसको कैसे उठा दें, तो ये कतई नहीं उठा सकता। लेकिन इन दोनों के पॉइंट प्रेशर का जो फोर्स का एक बैलेंस है वो बीच में कहीं है। क्लियर? जो इस मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अब हम यहाँ पे अगर इधर 80 kg का लगा दें, मतलब फोर्स बढ़ा दिया, इधर किसी को बच्चे को हटा के 80 kg का पर्सन बैठा दिया, तो ये फलक्रम ही डिसाइड कर रहा है वो उसी तरीके से कि अब ये वेट, इधर फोर्स ज्यादा है, इधर फोर्स ज्यादा हो गया तो इसको नीचे आना होगा। और ये जो रेजिस्टेंस एक डेवलप करके रखा था कि 20 kg के सामने ये 60 kg वाला रेजिस्टेंस शो कर रहा था, और 20 kg इसको ऊपर की तरफ नहीं उठा सकता था। इस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए फोर्स अप्लाई हुआ, यहाँ वर्क किया वो फलक्रम के हेल्प से, और रिजल्टेंट वो 60 kg वाला उठ गया, ऊपर चला गया। मतलब उड़ गया का मतलब उठा मत देना उसको। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ज्वाइंट्स इसी तरीके से रोल प्ले करता है। एक बोन है, दूसरी बोन है, लेकिन आप फोर्सफुली जो मसल्स फोर्स लगा रही हैं और आप बोन्स को हटा रहे हो, घुमा रहे हो, हिला रहे हो, डुला रहे हो, कुछ भी आप जो मूवमेंट कर रहे हो, हाथ हिला रहे हो, गर्दन घुमा रहे हो, उन सभी चीजों के लिए वो ज्वाइंट्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं? वो मस्कुलर फोर्स के इनपुट को ज्वाइंट्स फल्क्रम की तरह रेगुलेट कर रहे हैं, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बोन्स हो गया, और वो रेजिस्टेंस जो उसको मूव नहीं करने दे रहा है, और जब मसल्स ने फोर्स लगाया, फॉलक्रम ने उसको डायरेक्शन दिया, तो रिजल्टेंट वो ज्वाइंट है जो हेल्प किया उस पूरे बोन्स स्ट्रक्चर को मूव कराने के। इज इट क्लियर? फल्क्रम वर्ड दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। और कुछ तो फिजिक्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं इस थ्योरी पे। तो फलक्रम को मार्क कर लो, यहाँ पे थे। द मूवेबिलिटी एट दीज ज्वाइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ऑब्वियसली आप कितनी तेज घुमाना चाहते हो, ब्रेन इन्वॉल्व होगा।
मसल्स को कितना कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, किस तरीके का मूवमेंट कराना चाह रहे हो, ठीक है। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट कि वो ज्वाइंट तो है, मसल्स भी मूव कर रही है, लेकिन वो किस तरीके से ज्वाइंट, कितना आपने आधा ही हाथ खोलना है तो भाई वो पूरा ज्वाइंट थोड़ी ना, इतना लूज थोड़ी ना है कि आपके बिना इच्छा के वो पूरा का खुल जाए। आप कह रहे हो मुझे इस मूव के लिए, इस पर्टिकुलर डांस स्टेप के लिए इतना ही हाथ बेंड करना है, आप सिर्फ चाह रहे हो कि कार्पल के आगे, कार्पल को आप मूव कराओ और आपका पाम मूवमेंट शो करे जैसे क्लासिकल में शो करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट फैक्टर्स वहां पे ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं कि पूरी की पूरी बोन्स उस पोर्शन की कैसे मूव करेगी। The mobility at these joints vary depending on different factors. Joints have been classified into three major structure forms, namely fibrous, cartilaginous and sinuous. एक जो कार्टिलेज से ज्वाइंट है, एक जो मूव नहीं कर रहे हैं, एक जो मूव कर रहे हैं। देखो, अच्छा आगे देखते हैं, इमेज लगा रखा है मैंने, वहां पे ही बात करते हैं। ज्यादा बोलो तो दो बार, एक बार इधर बोलो, एक बार इमेज के साथ बोलो। अभी आगे चलते हैं, इमेज के साथ ही बोलेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है इमूवेबल फाइब्रस, जैसे ब्रेन का स्कल, स्कल धीरे धीरे स्कल बॉक्स जो डेवलप हुआ उसने आपस में जो सूचर्स बना दिए, सूचर्स 2-3 बार आ चुका है, ध्यान रखना, क्लियर। अब ब्रेन को आप बीच से तोड़ मरोड़ के मोड़ नहीं सकते, आप गर्दन की हेल्प से यहाँ पे, सॉरी आगे बढ़ना, यहाँ पे जो डाइकोंडोलिक है उसकी हेल्प से आप इसको रोटेट करा रहे हो, लेकिन आप चाहो कि आपका ब्रेन आगे, आधा आगे आ जाए, आधा पीछे चला जाए, इस तरीके का आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। समझो, एकदम अच्छे से समझो। तो दैट इज फाइब्रस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट तो यहाँ पे भी था, डिफरेंट डिफरेंट बोन्स हैं, यहाँ पे भी ज्वाइंट है, क्रेनियल बोन्स आपस में ज्वाइंट बना रखी हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर सकती हैं, वो डांस करने में हेल्प नहीं करेंगी, ठीक है। तो ऐसे ज्वाइंट्स को क्या बोलेंगे बेटा, इमूवेबल। कार्टिलेजनस ज्वाइंट हो गया, कार्टिलेजनस ज्वाइंट तो कैसा हो गया बेटा, वो लिटिल बिट मोबिलिटी को शो करना, तो उसको आप बोल रहे हो सेमी मूवेबल। हर जगह देखो, अब आप फील करो, अपने कान को मूव कराओ, मूव कर सकता है, नाक को आगे वाले पोर्शन को मूव कराओ, वो कार्टिलेज है, मूव कर सकता है। आप जो पूरी बैक से कोई मूव दे रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, तो वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजनस पैड तब वो मूव कर रहा है, तो एक सेमी टाइप का मूवमेंट शो करता है कार्टिलेज में। जो सबसे फास्ट मूवमेंट शो कर रहा है, फ्रीली मूवमेंट शो कर रहा है, जो आप कंधे को घुमा, कंधे से हाथ को घुमा रहे हो, क्लियर, जो आप नी को बेंड कर रहे हो, पटेला से मूवमेंट शो कर रहे हो, दैट ऑल आर साइनोवियल। जो एसिटाबुलर कैविटी से मूवमेंट हो रहा है, ये सभी मूवमेंट किस कैटेगरी में आ जाते हैं, साइनोवियल टाइप ऑफ मूवमेंट, साइनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट्स में। तो वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, ज्वाइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर, ये टाइप्स ऑफ ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट पूछा जाएगा बेटा जी, तो क्वेश्चन में यही ऑप्शन पे जाना है, वहां पे नहीं चला जाना है कि बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट, हिंज मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। तो वन इज फाइब्रस जो इमूवेबल है, मूव नहीं कर रहा है, कार्टिलेज जो सेमी है, साइनोवियल जो फ्रीली है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो, समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है? फटाफट बताओ अगर पूछना है तो। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? एलम, आयुष, फरेहा, ईशा, कश्मीरा, केतकी, मनाली, मुसैब, श्रावणी, श्वेत, सब समझ में आ रहा है ना? मुसैब क्लियर चल रहा है? चलो, अब देखो, आप ब्रॉडली हम दिखा रहे हैं, यहाँ इमेज दिखा रहा है, वेरी गुड बेटा, अटेंटिव होके सुनो। ब्रॉडली आप यहाँ पे देख रहे हो, एक इमेज दिख रही है जिसमें अलग अलग टाइप्स के, अब ये ज्वाइंट्स के मूवमेंट को दिखा रहा है बेटा, ठीक है। साइनोवियल में आप टाइप्स में जा रहे हैं जो मूव कर सकते हैं। तो एक हमने जो आपको ब्रॉडली देखते, कल देखेंगे इसका डिटेल, अभी ऐसे ही देखते हैं एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉल एंड सॉकेट जो आपने मूवमेंट कराया,
कौन सी बोन है, कहाँ फिट है, चलो बताओ। बॉल एंड सॉकेट में बॉल क्या है, सॉकेट क्या है, बॉल क्या है, सॉकेट क्या है, किस बोन का पार्ट है, ये किस बोन का पार्ट है, और कैविटी कौन सी है। अभी के अभी याद हो जानी चाहिए, बताओ फास्ट। बताओ। ग्लेनाइड कैविटी, करेक्ट। देन बोन्स कौन सी है, कैविटी किसमें बनी, स्कैपुला में। बोन्स कौन सी अटैच्ड है जाके, ह्यूमरस। क्या कंफ्यूजन आ रहा है, चलो। तो ये ज्वाइंट बनाया आपका बॉल एंड सॉकेट। सेम वे में अगर आप फीमर को फिट करते हो तो वहां पे भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। फिर रेडियस अल्ना और ह्यूमरस का जो ज्वाइंट देख रहे हो, जो अभी मैंने आपको स्लाइडिंग मूवमेंट वाला बताया, दैट इज द पाइवट ज्वाइंट। क्लियर। थंब को ऊपर करो, फिर नीचे करो, फिर ऊपर करो, फिर नीचे करो, तो आप देख रहे हो आगे का पूरा आपका हाथ नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ आपका कोहनी के आगे वाला। कोहनी जानते हो तुम लोग, कोहनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्बो तो ये होता है, एल्बो। हाँ एल्बो, ये रिस्ट, ये एल्बो। तो एल्बो के आगे वाला पोर्शन आप देख रहे हो, वो आप जैसे जैसे थंब मूव करा रहे हो उस तरीके से वो मूव कर रहा है। क्लियर। तो वो ज्वाइनिंग क्या होती है, पाइवट ज्वाइंट। देखेंगे सब डिटेल में, बट अभी समझो। एलिप्सॉइड क्या हो गया, आप सिर्फ अपने अंगूठे को रोटेट रोटेट करा के देखो, अंगूठा कैसे रोटेट कर रहा है। वो रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में जो चल रहा है, दैट इज एलिप्सॉइड काइंड ऑफ ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, फाइल की तरह आप पूरा का पूरा क्लोज कर दे रहे हो। आप देखो एल्बो के पास से ही बैंड करके देखोगे तो वो भी हिंज ज्वाइंट है, और पटेला को यूज करके, नी कैप को यूज करके आप बैंड कर रहे हो, वो भी क्या है, हिंज ज्वाइंट है। चलो बेटा यहीं पे एंड करते हैं, कल सारे ज्वाइंट्स को एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा ले लिया मैंने, और फिर आप टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स को देखते हुए मस्त यहाँ पे कंप्लीट करोगे, पूरे मूवमेंट को समझोगे। यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लो। बोन्स को कैलकुलेट कर लो। 126 के बोन्स का कैलकुलेशन का चार्ट बना के मुझे शेयर करोगे, सेंड करोगे पर्सनली, और ग्रुप में बोल देना कि सेंडेड, डन। 126, 80 का कल हो गया, 126 का आज। चलो टाटा बाय बाय। बाय बच्चा बाय।